प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। क्यों नहीं, जो अपना वादा पूरा करे और परहेजगारी इख्तियार करे तो बेशक अल्लाह परहेजगारों से मोहब्बत फरमाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलिम रेडियो प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, वादा खिलाफी मुनाफिकों की निशानियों में से एक है। अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद आयात में अहद को पूरा करने पर तफसील से जिक्र किया है। कुरान मजीद में इरशाद है, और वादा पूरा किया करो, बेशक इसके बारे में तुमसे सवालात होंगे। सूरे आले इमरान में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, बेशक अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ना खुद वादा खिलाफी करता है और ना वादा खिलाफी करने वालों को पसंद करता है। इस्लाम में वादा पूरा करने की और अमानत की हिफाजत करने की बड़ी ताकीद की गई है, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ती है और दुनिया में अमन और अमान पैदा होता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक दूसरे से कोई वादा करते हैं और फिर बिना सोचे समझे उस वादे को तोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में दुश्मनी बढ़ती है, मुल्कों में जंग हो जाती है और हजारों लोग मारे जाते हैं। रिश्तों में दूरियां भी पैदा होती हैं और बाहमी मेल जोल में मोहब्बत और उल्फत में फ़र्क आता है। बच्चों, अगर हम अपने ही मुआशरे पर नज़र डालें तो हमें कहीं ना कहीं कोई कारोबार में लेन देन में वादा करके मुकर जाने वाला नज़र आएगा, या वादा करने के बाद दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं लोग। बच्चे उस्ताद के साथ काम पूरा करने का वादा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। दोस्त एक दूसरे से काम में मदद करने का वादा करते हैं और फिर वो भी भूल जाते हैं। इसी तरह वालिदैन से बच्चे वादा करके भूल जाते हैं। हमारे मजहब में वादा पूरा करने पर बहुत जोर दिया गया है। हमें चाहिए कि हम जब भी अपने किसी दोस्त से वादा करें तो उसे पूरा करें। हम मजाक मजाक में अपने साथियों से वादा कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, जिससे उसका ट्रस्ट खराब होता है और वो भरोसा करना छोड़ देते हैं। बच्चों, हम अपनी जिंदगी में हर वक्त कोई ना कोई वादा कर रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, हमें आज से पूरी कोशिश करनी है कि हम वादा खिलाफी ना करें। जब भी वादा करें तो पूरा करें। कभी दोस्तों के साथ, कभी बहन भाइयों के साथ, कभी कज़न्स और वालिदैन के साथ। हमें चाहिए कि हम इस तरह का वादा करें जो हम पूरा कर सकें और इस पर कायम रहें। इस तरह लोगों को यकीन भी रहेगा और अल्लाह भी हमसे खुश होगा। इसी के साथ सुनते हैं आज का पहला कॉम्पोनेंट, जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के साथ आपकी टीचर मिस ताहिरा नासिर की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए आज के पहले सेगमेंट की जानिब, जो है गपशप। गपशप में सबसे पहले हम एक दुआ सुनते हैं। आइए दुआ सुनते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब,
इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उसी राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। प्यारे बच्चों, यकीनन आप हर रोज सुबह सवेरे स्कूल में असेंबली के दौरान बड़े पुरजोश अंदाज में ये दुआ पढ़ते होंगे। क्या आप जानते हैं ये खूबसूरत दुआ किसने लिखी है? हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये खूबसूरत दुआ हमारे कौमी शायर मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज से तकरीबन 1 सदी कबल आप तलबा और तालिबात के लिए ही लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने बड़े लोगों के लिए भी बेशुमार नज़में लिखी हैं। इन नज़मों के जरिए बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी का एहसास दिलाया और उन्हें समझाया कि मुसलसल मेहनत, साबित कदमी और पुख्ता यकीन से हर चीज हासिल की जा सकती है। चलिए अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ जानते हैं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आप बचपन ही से निहायत ज़हीन और इस्लामी जहन के हामिल थे। आपको कुरान पाक की तिलावत का बहुत शौक था। सुबह सवेरे बिला नागा कुरान पाक की तिलावत करते थे। उनकी जिंदगी का मकसद मुसलमानों की इस्लाह और उनमें जज्बा आजादी को बेदार करना था। अल्लामा इकबाल को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। वो जानते थे कि आज के बच्चे कल के मेहमान हैं, इसलिए जरूरी है कि उनकी बेहतर अंदाज में तरबियत की जाए और उन्हें जेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। अल्लामा इकबाल ने बच्चों में अच्छी अच्छी आदतें पैदा करने और उनकी बेहतर तरबियत के लिए निहायत दिलचस्प, आसान और सबक आमोज नज़में लिखी, जिनमें बच्चे की दुआ, हमदर्दी, मकड़ा और मक्खी, पहाड़ और गिलहरी, गाय और बकरी, परिंदे की फरियाद, बच्चा और जुगनू वगैरह शामिल हैं। ये तमाम नज़में उनके पहले मजमुए कलाम बांगी दरा में शामिल हैं। इन नज़मों में बच्चों के लिए खास नसीहत है। मसलन नज़म हमदर्दी के जरिए उन्होंने बच्चों को दूसरों से हमदर्दी और भलाई करने का दर्स दिया है, जबकि मकड़ा और मक्खी की दास्तान बयान करके बच्चों को धोखा देने वालों से बचने की तलकीन की है। इसी तरह पहाड़ और गिलहरी के जरिए बच्चों को समझाया कि कभी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपने से कमतर और अदना समझना चाहिए। परिंदे की फरियाद सुनाकर अल्लामा इकबाल ने बच्चों को आजादी और गुलामी में वाज़ेह फर्क की न सिर्फ निशानदेही की, बल्कि आजादी जैसी नेमत की अहमियत को भी उजागर किया है। उन्होंने बच्चों को बताया कि गुलामी की लानत को इंसान तो इंसान, हैवान भी पसंद नहीं करते। माँ का ख्वाब हो या बच्चा और जुगनू या दीगर नज़में, उनकी तमाम नज़मों में एक खास पैगाम और नसीहत मौजूद है। अजीज तलबा, अगर आप माशरे का बेहतरीन शहरी बनना चाहते हैं और जिंदगी की तवील शाहराह पर कामयाबी और कामरानी का अलम बुलंद करना चाहते हैं, तो फिर आप अल्लामा इकबाल की शायरी का मुताला भरपूर तरीके से करें और इन नसीहतों पर अमल पैरा हो जिनका जिक्र शायर मशरिक ने किया है, ताकि कल जब आपके कांधों पर मुल्क और कौम की जिम्मेदारी आयद हो तो आप इस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभा सकें। तो सबसे पहले मैं आपको अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़म मकड़ा और मक्खी को कहानी के अंदाज में सुनाऊंगी। आइए सुनते हैं। इस कहानी को नज़म से नसर में खूबसूरती से तहरीर किया है फरजाना यास्मीन ने और उसे इकबाल एकेडमी पाकिस्तान की मुरतब करदा किताब मुकद्दर का सितारा से लिया गया है। मोहम्मद नवीद मिर्जा साहब ने अल्लामा इकबाल की नज़मों पर मबनी तहरीरों को इस किताब में यकजा किया है। तो फिर आइए सुनते हैं नज़म मकड़ा और मक्खी की कहानी। मकड़ा अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। यकायक उसकी नजर एक मक्खी पर पड़ी जो आहिस्ता आहिस्ता उड़ती चली जा रही थी। मकड़े ने खुशामद भरी आवाज में उसे मुखातिब किया, प्यारी मक्खी, तुम हर रोज इधर से गुजरती हो लेकिन कभी मेरी कुटिया में नहीं आई।
ये कैसी अजीब बात है। अगर गैरों से ताल्लुक ना रखा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनों से यूं खिंचे खिंचे रहना और भूले से भी उन्हें याद न करना अच्छा नहीं लगता। देखो ना प्यारी मक्खी, तुम मेरी कुटिया में आओ तो इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी। तुम्हारी खातिर मदारत करके मुझे बहुत खुशी होगी। अब तुम यूं करो कि वो सामने जो सीढ़ी है ना, उस पे कदम रखो और अंदर आ जाओ। मक्खी ने ये सारी बातें सुनी, फिर हंसकर कहा, मकड़े मियाँ, तुम अपनी इन चिकनी चिपड़ी बातों से किसी और को बहलाओ। मैं इतनी बेवकूफ नहीं जो तुम्हारी बातों से धोखा खा जाऊं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सीढ़ी पर एक बार जो चढ़ जाए फिर उतर नहीं सकता। मैं तुम्हारे जाल में फंसने के लिए तैयार नहीं। मकड़ा बोला, आहा, तुम जैसा सादा और नादान शायद ही कोई और हो। भोली मक्खी, मुझे तो तुम्हारी खिदमत करनी थी, मेरा इसमें अपना क्या लालच होगा। मैंने तो ये सोचा कि तुम ना जाने कितनी दूर से उड़ती आ रही हो, थक गई होगी, थोड़ी देर मेरे घर ठहर के आराम कर लोगी तो तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। फिर एक और बात भी है, मेरा घर बाहर से तो छोटा नजर आता है, लेकिन तुम अंदर आओ तो पता चलेगा मैंने उसे कितने चाव से सजाया है। उसमें कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें देख के तुम खुश होगी। दीवारों पर मैंने खुशनुमा आईने जड़ रखे हैं और दरवाजों और खिड़कियों को बारीक पर्दों से सजाया है। मेहमानों के आराम की खातिर बहुत खूबसूरत और नरम बिस्तर मौजूद है। प्यारी मक्खी, तुम ही बताओ, ये सब चीजें कहीं एक जगह मिल सकती है? मक्खी हंस के बोली, मकड़े मियाँ, तुम ठीक कहते हो सकता है ये सब चीजें तुम्हारे घर में हो, लेकिन इस भूल में न रहना कि मैं तुम्हारे घर में कदम रखूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे खूबसूरत और नरम बिस्तरों पर जो एक बार सो जाए वो जिंदा उठ नहीं सकता। मकड़े ने दिल में सोचा, ये मक्खी तो बड़ी होशियार है, उसे फांसना आसान काम नहीं, इस पर कोई नई तदबीर आजमानी चाहिए। मकड़ा जानता था कि खुशामद ऐसी चीज है जिससे काम चल ही जाता है। दुनिया में हर कोई खुशामद का भूखा है। मकड़े ने खुशामद का हथियार इस्तेमाल किया। वो मीठी आवाज में बोला, प्यारी मक्खी, तुम नाहक मुझ पे शक कर रही हो। मैं जो तुम्हारी दावत कर रहा हूँ और तुम्हें अपने घर बुला रहा हूँ, तो उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है कि एक बार जो तुम्हें देख ले तुम पर फरिश्ता हो जाता है। अल्लाह ने तुम्हें कैसी खुशनुमा आंखें दी हैं, मोती की तरह साफ और शफाफ और रोशन, सर पर ऐसी प्यारी कलगी जिसे तुम्हारे हुस्न को दुबाला कर रखा है। तुम्हारा हुस्न, तुम्हारा लिबास और उस पर खूबसूरती और सफाई और फिर उड़ते उड़ते गाने गाना, खुदा ने कैसी कैसी खूबियां तुम्हें अता की हैं। मक्खी ने जो अपनी तारीफ सुनी तो सब कुछ भूल गई। उसका दिल पसीज गया। कहने लगी, मकड़े मियाँ, मैं खुद भी किसी का दिल दुखाना और बेवजह इनकार करना अच्छा नहीं समझती। लो, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मक्खी ने ये कहा और उड़कर मकड़े की तरफ आई। मकड़ा अपनी जगह से उछला और उसे दबोच लिया। उसे बड़े जोर की भूख लगी थी। मक्खी हाथ आई तो खुशी खुशी उससे अपना पेट भरा। उसकी खुशामद काम कर गई थी और शिकार हाथ आ गया था। देखा बच्चों आपने, मकड़े ने किस तरह खुशामद से मक्खी को फांसा। ना वो उसकी बातों में आती और ना ही अपनी जान गंवाती। भाई, बातें तो खूब हो गई, अब आते हैं पढ़ाई की जानिब। आज जरा हम शायरी पर बात करेंगे कि शेर क्या होते हैं, मिसरा किसे कहते हैं और हम काफी अल्फाज कौन से होते हैं। है ना दिलचस्प बात? कभी आपने गौर किया है कि जो नज़्में आप इतने शौक से पढ़ते हैं उनके अज्जा क्या क्या होते हैं, या ये कि उन्हें लिखते वक्त एक शायर किन बातों का ख्याल रखते हैं? दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग किसी वाक़ये या हादसे को देखकर बस अफसोस करके गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहद हसास होते हैं। उनका मुशाहिदा बहुत तेज होता है। वो निहायत बारीक बीनी और गौर फिक्र से दुनिया को देखते हैं। इन लोगों में कुछ लोग गुफ्तगू करके उस आम सी बात को खास बनाते हैं, कुछ मज़ामीन लिखते हैं, कुछ तस्वीरें बनाते हैं और कुछ लोग शायरी करते हैं। शायरी के जरिए वो अपने एहसासात और जज्बात को एक आम आदमी तक पहुंचाते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल ने किया था। इसीलिए उनकी शायरी आज भी जिंदा है। अब बात करते हैं कि एक नज्म में क्या क्या होता है।
नज़्म में किसी एक ही मौजू पर शायर बात करता है। जैसे नज़्म हमदर्दी का एक मौजू है तो पूरी नज़्म में जुगनू और बुलबुल की जो बातें बताई गई हैं उसका मरकजी ख्याल या सेंट्रल आइडिया हमदर्दी ही है। अभी आपने जो दुआ सुनी तो उसके हर शेर एक दुआ ही है। गाय और बकरी नज़्म में भी गुफ्तगू इन्हीं दो जानवरों के दरमियान आजादी और गुलामी पर हो रही है। दूसरी बात, नज़्म की पहली सितर या लाइन को मिसरा कहते हैं। जब दो मिसरे मिलते हैं तो शेर बनता है। जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये एक मिसरा हुआ। अब इसी का अगला मिसरा है जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जब ये दोनों मिसरे मिलते हैं तो एक शेर बनता है। याद रखिए, एक शेर में दो मिसरे होते हैं। चले अब आपको मिसाल दें। जी बताइए। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, ये तो पहला मिसरा हुआ। बुलबुल था कोई उदास बैठा, ये दूसरा मिसरा हुआ। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, मुकम्मल शेर। बहुत खूब, शाबाश। तीसरी बात, हम काफिया अल्फाज। शायरी में हम काफिया अल्फाज की बहुत अहमियत है। उर्दू अदब में काफिया ऐसे लफ्ज को कहा जाता है जो अशार में अल्फाज के साथ गैर मुसलसल तौर पर आखिर में बार बार आते हैं। ये अल्फाज बाजुकत गैर जरूरी मालूम होते हैं मगर हटा दिए जाने पर खला भी पैदा कर जाते हैं। इसीलिए तरन्नुम और तसलसल को कायम रखने के लिए काफिया का इस्तेमाल लाजिम व मलजूम तस्वुर किया जाता है। हम नज़्म बच्चे की दुआ से हम काफिया अल्फाज तलाश करते हैं। चलिए देखते हैं पहले शेर में कौन से अल्फाज हैं जो हम काफिया हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जी बताइए जल्दी से। तमन्ना, खुदाया, अंधेरा, उजाला, वतन, चमन, हिमायत, मोहब्बत। बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने। इस तरह कुछ हम काफिया अल्फाज हम बनाते हैं। मैं लफ्ज बोलूंगी, आप उनके काफिये बनाएं। चलिए, लफ्ज है शाम। अब आप बताइए। जी, काम, नाम, आम, बाम। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा लफ्ज देखिए, रोना, धोना, सोना, बोना, कोना। शाबाश। एक और मश्क करते हैं, बाग। चलिए जनाब, अब आपकी बारी है। दाग, सुराग, चिराग, दिमाग। पैवा। मुझे तो बहुत मजा आया। तो आज हमने क्या मालूमात हासिल की? हमने आज अल्लामा इकबाल की नज़्मों के बारे में मालूमात हासिल की कि उसमें हमारे लिए क्या पैगाम पोशीदा है। उसके साथ साथ नज़्म के अज्जा के बारे में जाना और हम काफी अल्फाज की फहरिस्त तैयार की। अब सब अपनी डायरी निकालें और होमवर्क लिखें। सेगमेंट है हम भी कर सकते हैं। मैं कुछ अल्फाज आपको दे रही हूँ। आपका काम है कि आप उनके काफिये बनाइए। हर लफ्ज के कम से कम 3 काफिये जरूर बनाएं। लफ्ज लिखिए पाक, दूसरा लफ्ज लिखिए बेल, तीसरा लफ्ज लिखिए आग, चौथा लफ्ज लिखिए सामान, फिर लिखिए आरी। इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, आपकी और हम सब की हिफाजत करे। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। चलो अब हम सब अपने नाम के काफिया बनाते हैं। हादिया, सादिया और राबिया। नबीहा, अब आपकी बारी। नबीहा, मदीहा और सबीहा। नबीहा, क्यों ना हम आज नाम, चीज, जगह और जानवर खेलें। ठीक है हादिया, हम एक राउंड इंग्लिश में और एक राउंड उर्दू में खेलेंगे। ठीक है, लेकिन खेलने से पहले इसके उसूल जान लेते हैं। हम एक हर्फ चुनेंगे और उस हर्फ से शुरू होने वाले नाम, चीज, जगह और जानवर का नाम लिखेंगे। सही जवाब लिखने पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत जवाब लिखने पर 0 मिलेगा और मुतरादिफ जवाब लिखने पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो हादिया, आप एक हर्फ चुने। नून। अच्छा, तो हम इस काम को मुकम्मल करने के लिए कुछ वक्त मुकर्रर करते हैं। तो हादिया, बताएं आपने क्या लिखा है। मैंने नून से नाम नादिया, चीज में नल, जगह में नारान और जानवर में न्याला लिखा है। आपने क्या लिखा है नबीहा? मैंने नाम नासिर, चीज नारियल, जगह नारवाल लिखी है, लेकिन मुझे जानवर ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, ये राउंड मैं जीत गई। देखते हैं कि अगले राउंड में कौन जीतता है।
ठीक है। तो नबीहा, आप एक लेटर चुन लें। कौन सा लेटर चुनूं? हाँ, के से खेलते हैं। ठीक है, हमारे पास थोड़ा वक्त है जिसको हम इस काम को मुकम्मल करने के लिए मुकर्रर करेंगे। बच्चों, आप भी हमारे साथ खेलें। तो नबीहा, आपने क्या लिखा है? मैंने नेम खतीजा, प्लेस कराची, एनिमल क्वाला और थिंग नाइफ लिखी है। हादिया, आपने क्या लिखा है? मैंने नेम में काशिफ, एनिमल में कैंगरू, थिंग में काइट लिखी है, लेकिन मुझे कोई प्लेस ही नहीं आ रही थी। इसका मतलब हुआ कि ये राउंड मैं जीत गई, लेकिन हम दोनों के इक्वल पॉइंट्स हैं, तो हम दोनों विनर्स। ये इसी जीत के साथ सुनते हैं आज का अगला कॉम्पोनेंट, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैथ का काम कर रहे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपकी मेजबान राहिला माहीन 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ हाजिर हूँ। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो आपके पास पेंसिल, इरेजर और रूलर होना चाहिए। हमारे साथ मेहमान भी हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला और हमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो पहला सेगमेंट है आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है? जी, तो आज की मैथमेटिक्स की मशीन में अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। इसके अलावा हम कुछ सवालात मल्टीप्लिकेशन के भी करेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो पहला सवाल है, व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस? मिस, मैं बताऊं? जी अब्दुल्ला। मिस, लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे 2/6 और 1/6। मिस, मैं भी बताऊं? जी जरूर हमना। मिस, जैसे 7/11 और 3/11, 3/5 और 1/5। अरे वाह, आप लोगों को तो लाइक फ्रैक्शंस का बहुत अच्छे से पता है। चलिए अब जरा इन फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। अब्दुल्ला, आपकी लाइक फ्रैक्शंस कौन सी थी? मिस, 2/6 और 1/6। आप इन दोनों को ऐड कर दें। 2/6 + 1/6 = 3/6। अरे, आपने 3/12 क्यों नहीं कहा? मिस, हम डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते। एक्सीलेंट अब्दुल्ला, मैं आपसे यही सुनना चाह रही थी। और आप तमाम बच्चे जो सुन रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं और हम लाइक फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। हमना, आपने कौन सी लाइक फ्रैक्शंस बताई थी? 2/6 और 1/6। अब जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। मिस, सब्ट्रैक्ट? जी बेटा, सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? जी मिस, मुझे पता है। 3/5 में से 1/5 माइनस करना है। जी, तो जरा जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा? मिस, डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही लिखेंगे, है ना? जी बिल्कुल। तो न्यूमरेटर में 3 - 1 करेंगे तो 2/5 जवाब आ जाएगा। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा आपने। आपने एक और फ्रैक्शन भी बताई थी, 7/11 and 3/11। अब्दुल्ला, आप इनको सब्ट्रैक्ट करें। 11 will remain the same. 7 - 3 will be 4. Answer is 4/11. एक्सीलेंट अब्दुल्ला। तो बच्चों, आप लोगों ने नोट किया कि जब लाइक फ्रैक्शंस होंगी तो डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखते हैं और हम न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है अनलाइक फ्रैक्शंस की। तो कौन बताएगा व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस? मिस, जिनकी डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हों। जी, लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल कौन देगा? मिस, 1/2 और 2/3। सही कहा ना? अरे वाह, 1/2 और 2/3 ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। बिल्कुल सही एग्जांपल दिया आपने। अब जरा इन दोनों को ऐड करके दिखाएं तो मानू। मिस, आपने कहा था कि हम सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं, तो अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे? अब्दुल्ला, आपने तो मेरी बात पकड़ ली। जी बिल्कुल, मैंने कहा था कि हम लाइक फ्रैक्शंस को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि इन फ्रैक्शंस को जो कि अनलाइक हैं कैसे ऐड करेंगे? कोई तो तरीका होगा ना? क्या हम उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं? लाइक फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्या यह जादू से हो सकता है? अरे भाई, आपको याद नहीं कि हमने डिनोमिनेटर को सेम कैसे किया था? मुझे याद आ गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की मदद से
लेकिन यहाँ तो दो फ्रैक्शंस हैं। तो बेटा हम ये देखेंगे कि दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या है। ये हो गया पहला स्टेप, चेक द डिनोमिनेटर्स। सेकेंड स्टेप, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ डिनोमिनेटर्स, यानी दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। थर्ड स्टेप, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी एलसीएम की मदद से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। और फोर्थ स्टेप, ऐड और सबट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस। तो फिर शुरू करते हैं हमने के एग्जाम्पल से, 1/2 एंड 2/3। तो पहले स्टेप में दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो जरा बताइए डिनोमिनेटर्स में कौन से नंबर हैं? मिस 2 और 3। अब इनका एलसीएम क्या है? वो कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में आता है? मिस 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। मिस 6 दोनों का पहला कॉमन मल्टीपल है। वेरी क्विक, तो हमें एलसीएम पता चल गया। अब हम दोनों फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट निकालते हैं। पहली फ्रैक्शन है 1/2, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। तो हमें 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा 3/6। पहली फ्रैक्शन है 1/2, तो 2 को 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर के 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 3/6। दूसरी फ्रैक्शन है 2/3। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसका आंसर है 4/6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और देखेंगे क्या ये अनलाइक फ्रैक्शन है अभी भी। 3/6 प्लस 4/6। मिस दोनों के डिनोमिनेटर 6 हैं, तो अब ये लाइक फ्रैक्शन है। अब्दुल्ला, मैंने कहा था ना कि हम सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? मिस मुझे समझ आ गया। पहले हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर ऐड करेंगे। जी, तो बताइए इस लाइक फ्रैक्शंस का क्या जवाब होगा? मिस मैं बताऊं? जी जरूर। मिस 3 + 4 यानी 7/6 जवाब है। वेरी गुड। अब ये बताइए 2/5 प्लस 1/3 का क्या जवाब होगा? मैं रिपीट कर देती हूँ, 2/5 प्लस 1/3। पहला स्टेप है टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। 3 और 5 का एलसीएम है 5 times 1 is 5, 5 times 2 is 10 and 5 times 3 is 15। अब्दुल्ला 15 एलसीएम है, 3 के टेबल में भी आता है। अरे भाई अब्दुल्ला को करने दीजिए हमना। थैंक यू हमना। 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 6/15। तो जवाब है 6/15। मिस मुझे दूसरी फ्रैक्शन करने दें प्लीज। तो अब्दुल्ला, क्या आपकी इजाजत है? जी मिस, हमने कर सकते हैं। थैंक यू अब्दुल्ला। सेकंड फ्रैक्शन इज 1/3। आई विल मल्टीप्लाई बाय 5, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5। द आंसर इज 5/15। क्या स्पीड है। तो हमना का जवाब है 5/15 और अब्दुल्ला का जवाब है 6/15। अब जरा ऐड करके बता दें। 6 + 5 is equals to 11/15। वेरी वेल डन। चले अब दूसरा सवाल करते हैं। 5/6 माइनस 1/3, इसका क्या जवाब होगा? मिस स्टेप्स तो सेम होंगे ना? जी बिल्कुल, एडिशन सब्ट्रैक्शन के स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन बिल्कुल सेम होते हैं। तो सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल लेंगे। सिर्फ कॉमन मल्टीपल नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। वेरी गुड। तो बताइए डिनोमिनेटर्स में कौन से नंबर्स हैं? मिस 3 और 6, और 3 और 6 का एलसीएम तो 6 होता है। वेरी इंटेलिजेंट। 1/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जवाब 2/6 आएगा। अब 5/6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/6, तो 3/6 जवाब आएगा। मिस मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम स्टेप्स को फॉलो किया और सब्ट्रैक्ट करके दिखाया। मैं चाहूंगी कि अब्दुल्ला आप एक दफा अनलाइक फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन के स्टेप्स बता दें। मिस अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम की मदद से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। जब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया इतना तफसील से बताने का। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। चाहे आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हो या अनलाइक फ्रैक्शन, हम उन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है इसमें क्या करना है? सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है।
तो हम करते हैं पहला सवाल। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। मिस ये तो लाइक फ्रैक्शन है। जी, मैंने कहा ना कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो जवाब हो जाएगा 2/9। अरे मिस ये तो बहुत आसान है। जी, मल्टीप्लिकेशन आसान होती है। अब जरा ये बताइए, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/4, इसका क्या जवाब होगा? मिस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स 16। अरे वाह, आपने तो ये फौरन बता दिया। चले हम ना, आपकी बारी है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 2/15। वेरी गुड अब्दुल्ला, अब आपकी टर्न है। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/3। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 14 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 15। भाई वाह, आपने तो झटपट मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है लेट अस प्रैक्टिस। जी, तो हम करते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चंस। आर यू रेडी? यस मिस। अब्दुल्ला इज नॉट रेडी। सॉरी मिस, मैं तो तैयार हूँ। चले तो पहला सवाल, 2/5 प्लस 1/5। रेज योर हैंड फॉर आंसर। जी, हम ना, आप बताइए। मिस ये तो लाइक फ्रैक्शन है, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे। 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3, 3/5 जवाब है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/7 माइनस 2/7। 3/7 माइनस 2/7। जी अब्दुल्ला, आप बताइए। मिस ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो 3 - 2 इक्वल्स टू 1, 1/7 जवाब होगा। बहुत अच्छे। अब बताइए, 2/3 प्लस 3/4। 2/3 प्लस 3/4, इसका क्या जवाब होगा? अब्दुल्ला, आप बताइए। मिस अनलाइक फ्रैक्शन है, तो पहले 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। 4 × 1 is 4, 4 × 2 is 8, 4 × 3 is 12। 12 दोनों का एलसीएम है, तो हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 9 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 12 और 2/3 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स 8 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स 12। अब 9/12 और 8/12 को ऐड कर देंगे, तो जवाब आएगा 17/12। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब है अगला सवाल, 1/2 माइनस 1/4। 1/2 माइनस 1/4। जी, हम ना, आप बताइए। मिस ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। 2 और 4 का एलसीएम 4 है, तो हम 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2/4। अब 2/4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बचेगा 1/4। मिस मेरा जवाब ठीक है ना? बिल्कुल सही। वेरी इम्प्रेसिव। अब अगला सवाल है मल्टीप्लिकेशन से। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। चले अब्दुल्ला, आप बताइए। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। मिस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 6, तो जवाब है 2/6। बेहतरीन, क्या बात है। लीजिए अब अगला सवाल, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। मिस ये तो दोनों फ्रैक्शन एक जैसी हैं। हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 9 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16, तो जवाब होगा 9/16। एम आई राइट मिस? बेहतरीन भाई, क्या बात है। हम ना, आपकी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लेट्स रिकैप। तो बच्चों, आज आपने देखा कि लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हैं और जवाब लिख देते हैं। फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए हम पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, फिर फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट बनाते हैं और फिर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। उम्मीद है कि फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इससे मुताल्लिक़ का काम आपकी किताबों में मौजूद है, इसे मुकम्मल कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान राहिला माहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब बारी है एक्सरसाइज की। हाँ तो बच्चों, तैयार हैं आप लोग आज की एक्सरसाइज के लिए? सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज, जिसमें आपको अपनी जगह पे खड़े हो जाके
उछलना है, सही है? आपको जंप करना है जैसे आपको पता है। तो शुरू करती हूँ मैं काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलें अब सीधा खड़े हो जाइए, सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। अब दूसरी एक्सरसाइज में आपको 1 पे अपने घुटने छूने हैं और 2 पे वापस सीधा खड़ा हो जाना है, सही है? 1 पे घुटने छूने हैं और 2 पे वापस सीधा। स्टार्ट करती हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलिए अब सीधा खड़े हो जाइए। अब हम थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। चले, उम्मीद है आप लोग को मजा आया हो। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। चलें अब हम सुनते हैं अपना अगला कॉम्पोनेंट जो है आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं असद और मैं रिदा आपको अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिसमें हम अंकल शेरी को बुलाएंगे जो कि एक टाइम ट्रैवलर हैं। उनके साथ कभी हम उनकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में ट्रैवल करेंगे और कभी हम उनसे तारीखी कहानियाँ सुनेंगे मज़े मज़े की। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का नाम है जिम्मेदार शहरी, जिसमें हम आप बच्चों को अच्छे शहरी होने की बातें बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम अपने पहले सेगमेंट से। अस्सलामुअलैकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज आप हमें तारीख की कौन से किस्से के बारे में बताएंगे? दरअसल पिछले हफ्ते ही मैं सर आगा खान थर्ड से मिलके आया हूँ। बच्चों, क्या आपको पता है सर आगा खान थर्ड कौन है? क्यों नहीं, आप याद कराएं बच्चों को कि वो कौन थे। चले मैं बताता हूँ। सर आगा खान थर्ड एक मुसलमान लीडर थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर रह चुके हैं। अंकल, बच्चों को सर आगा खान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में और मालूमात फराहम करें। ज़रूर, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे बात करने से पहले एक और ज़रूरी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वजूद में आई, और वो है शिमला डेपुटेशन। अच्छा, वो कब हुई थी? यकम अक्टूबर 1906 में मुसलमानों की एक डेलीगेशन ने वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो को शिमला में बुलाया ताकि वो मुसलमानों की मसाइल के ऊपर बात कर सके, और इस डेलीगेशन की सदारत सर आगा खान ने की थी। अच्छा, अब बच्चों को ज़रा ये बताएं कि इस डेलीगेशन का पर्पस क्या था? डेलीगेशन की मुसलमान क़यादत ने हिंदू मुस्लिम तनाज़े पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया और वाइसरॉय ने चंद गुजारिशें की। वाइसरॉय ने ये मुसलमानों को यकीन दिलाया था कि उनको इलेक्शंस में बराबरी का मौका मिलेगा। तो क्या वाइसरॉय अपनी बात पर कायम रहे? जी बिल्कुल। शिमला डेपुटेशन की कुछ अरसे बाद ही इलेक्शन करवाए गए जिनमें ये तब्दीली थी कि कानून साज असम्बलियों में मुसलमानों के लिए नशिस्तें बढ़ा दी गई हैं। चलें अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर। हुआ कुछ यूँ था कि शिमला डेपुटेशन की कामयाबी के बाद मुसलमानों ने सोचा कि क्यों ना अब अपनी एक सियासी जमात बना ली जाए। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी
इस कॉन्फ्रेंस में नवाब सलीम उल्लाह खान ने राय दी थी कि मुस्लिम लीग कायम कर लेनी चाहिए। मुस्लिम लीग उसी साल कायम हो गई थी। अच्छा बच्चों को ज़रा ये बताएं कि मुस्लिम लीग के बुनियादी मकासद क्या थे। मुस्लिम लीग के कुछ बुनियादी मकासद ये थे: बरतानवी हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे, मुसलमानों को बराबर के हुकूक दिए जाएंगे, दीगर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे। पंजाब में सर मोहम्मद शफ़ी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मलिक बरकत अली ने मुस्लिम लीग की सियासत में बड़ा किरदार अदा किया। तो बच्चों ये थी तारीख़ शिमला डेपुटेशन और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना इतना अहम वक्त दिया। बेटा कोई मसला नहीं। चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। आज हम इस सेगमेंट में तिजारत के बारे में बात करेंगे। तो चलें इस कहानी से समझते हैं। हमजा जब स्कूल से वापस आया तो थोड़ा परेशान था। उसे आज स्कूल से होमवर्क मिला था कि किसी घर के फर्द के पेशे या प्रोफेशन के बारे में लिख कर लाएं। वो सीधा अपने बड़े भाई के पास गया अपने इस मसले को हल करवाने के लिए। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पेशे के बारे में लिखूं मैं। आप अब्बू के पेशे के बारे में लिख लो, वो एक ताजिर हैं। मगर भाई अब्बू तो तिजारत की वजह से चाइना गए हुए हैं। तो इसमें क्या मसले की बात है, मामू भी तो ताजिर हैं, आप उनसे मालूमात ले लो। हाँ मामू से भी तो मालूमात ले सकता हूँ। और तो और वो आज शाम को खाने पर भी तो आ रहे हैं। हमजा अपने मामू का इंतजार बेसब्री से करने लगा। शाम को जैसे ही मामू घर पे आए, हमजा अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर फौरन मामू के साथ जाके बैठ गया। मामू जहाँ तक मुझे पता है आप एक ताजिर हैं ना? जी हाँ, मगर आप ये पूछ क्यों रहे हो? मामू मुझे होमवर्क मिला है कि किसी पेशे के बारे में लिखूं, तो आज मैं आपके पेशे के बारे में लिखना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे तिजारत के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, पूछो जो पूछना है। सबसे पहले ये बताएं कि तिजारत होती क्या है? तिजारत को हम इंग्लिश में ट्रेड कहते हैं, जिसमें कोई सामान किसी एक बंदे से किसी दूसरे बंदे को बेचा जाता है, जिसके बदले हमें अमूमन पैसे मिलते हैं। बहुत पहले सामान की खरीदो फरोख्त के बदले सामान ही लिया जाता था, जिसे हम बार्टर ट्रेड कहते थे। तिजारत में सिर्फ हम ही सामान बेचते हैं क्या? नहीं, तिजारत दो किस्म की होती है। एक दरामद जिसको हम इम्पोर्ट्स बोलते हैं, और दूसरी बरामद जिसको हम एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। तो इनमें क्या फर्क है? इम्पोर्ट्स वो सामान होता है जो आप किसी दूसरे मुल्क से मंगवाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, और एक्सपोर्ट्स वो सामान होता है जो आप किसी दूसरे मुल्क भिजवाते हैं उनके इस्तेमाल के लिए। तो आप किस तरह तय करते हैं कि कौन सी चीज़ मंगवानी है और कौन सी चीज़ भिजवानी है? बेटा ये सब डिपेंड करता है लोगों की डिमांड पर। जिस चीज़ की डिमांड जिस जगह ज़्यादा होती है वहाँ हम वो सामान भिजवा देते हैं, और यहाँ जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है हम वो यहाँ मंगवा लेते हैं। अच्छा, तो क्या आप इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में रहते हुए हम सबसे ज़्यादा खुश्क मेवे, इमारती लकड़ियाँ और कीमती पत्थर एक्सपोर्ट करते हैं। और इम्पोर्ट क्या करते हैं? हम रेशमी कपड़ा, किताबें, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, चावल, आटा और दवाएं इंपोर्ट करते हैं। तो इस बार अब्बू चाइना में किस चीज़ की तिजारत करने गए हैं? इस दफ़ा अब्बू खुश्क मेवे और जड़ी बूटियां लेकर गए हैं चाइना, और वहाँ से उनके बदले कपड़े, क्रॉकरी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेकर आएंगे। तो आजकल तिजारत को किस चीज़ में फ़रोग हासिल है? कुछ सालों से आलू की फरोख बहुत ज़्यादा हो गई है। गिलगित से बहुत बड़ी तादाद में आलू भिजवाए जा रहे हैं। ये तो आपने वो चीज़ें बताई हैं जो गिलगित से तिजारत होती हैं। बाकी पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ों की तिजारत होती है? शुरू करते हैं जनूब पाकिस्तान से, जहाँ साहिल समंदर है। कराची शहर सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ है। ज़्यादातर तिजारत वहीं की जाती है क्योंकि वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। वहाँ साहिल समंदर भी है जहाँ से मछलियों की तिजारत भी होती है। क्या हम फलों की तिजारत नहीं करते? क्यों नहीं बेटा, पाकिस्तान के आम सबसे मशहूर हैं, हम उनकी तिजारत करते हैं। और पाकिस्तान चावल और रुई की तिजारत भी करता है जो पंजाब और सिंध में उगाई जाती है। मुझे एक बार अब्बू ने बताया था कि पाकिस्तान में खेलों का भी सामान बनता है। क्या इसकी भी तिजारत होती है? हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया था। सियालकोट में खेलों के सामान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये जो आप फुटबॉल और क्रिकेट के सामान से खेलते हैं, ये ज्यादातर सियालकोट में ही बनता है। और ना सिर्फ ये सामान पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है बल्कि ये एक्सपोर्ट भी होता है। और क्या बनता है सियालकोट में? खेलों के सामान के साथ साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी मशहूर है सियालकोट, और ये इंस्ट्रूमेंट बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मामू, ये तो बहुत सारी मालूमात हो गई। अब तो मैं अपना होमवर्क बआसानी कर सकता हूँ। तो उम्मीद है बच्चों
आज के इस सेगमेंट में आपने तिजारत के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा और आप ये सारी बातें याद रखेंगे। तो इसी के साथ अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान एक बड़ा और कई मुख्तलिफ सकाफ़तों वाला है। यहाँ पर हर इलाके की अपनी रिवायती सकाफ़त है। वक्त के साथ रिवायती सकाफ़त तब्दील होने लगती है। बाज़ लोग इसे पसंद करते हैं और बाज़ लोग इसे नापसंद करते हैं। एक ज़िम्मेदार शहरी को हमेशा लोगों की रिवायती सकाफ़त की इज़्ज़त करनी चाहिए, अगर वो इनसे इख्तलाफ भी करता हो। हमेशा लोगों का किरदार देखें, ना कि उनका लिबास, ज़बान और उनकी सकाफ़त को। तब्दीली वक्त की ज़रूरत है। जैसे इंसान के रवैयों में तब्दीली आ जाती है, इसी तरह वक्त के साथ साथ रिवायती सकाफ़तों में भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। हमें एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह ये देखना है कि कौन सी तब्दीलियाँ मुस्बत हैं और कौन सी मनफी। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि सिमिलर रेपुटेशन में क्या हुआ था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब और कैसे बुनियाद में आई। उसके बाद हमने तिजारत के बारे में जाना और जाते जाते आखिर में हमने अपने पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आप याद रखेंगे। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।